नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 20, लेकिन कल हमने एचओडी प्रोग्राम नहीं किया था, तो कल और आज यानी कि 19 और 20 की जो इम्पोर्टेंट खबर है उसे हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, हमारे पास सबसे कीमती संसाधन समय है, और ये कथन है स्टीव जॉब्स जी का। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी का कौन सा जहाज पहली बार ईरान की चाबहार बंदरगाह पहुंचा? ऑप्शन है ए आईसीजीएस शौर्य, बी आईसीजीएस मित्र, सी आईसीजीएस सार्थक या डी आईसीजीएस सक्षम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आईसीजीएस सार्थक। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और एपिसोड की शुरुआत करेंगे अपनी पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, इंडिया साइंस पैक्ट विद ओमान फॉर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट विल ऑल्सो अलाउ लेबर मोबिलिटी। ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित है, साथ ही साथ ये आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो भारत और ओमान के बीच सीईपीए पर हस्ताक्षर किया गया। स्थान मस्कट यानी मस्कट में हस्ताक्षर किया गया। और हस्ताक्षरकर्ता की बात करें तो इसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री और ओमान की तरफ से हैथम बिन तारिक शामिल थे। और इसी के साथ ये जो समझौता है वो दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सेवाओं को बढ़ावा देगा। अब जो भी समझौता है एक बार उससे बात कर लेते हैं। तो ओमान अपनी कुल 98.08% टैरिफ लाइनों पर भारत को शुल्क मुक्त पहुंच देगा, और इससे भारत के निर्यात का 99.38% हिस्सा जो है मूल्य के आधार पर लाभान्वित होगा, जिसमें कि रत्न आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, जूते, खेल सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, मेडिकल उपकरण और ऑटो पार्ट्स जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को पूरी तरीके से लाभ होगा। साथ ही साथ भारत की पेशकश की बात करें तो भारत जो है वो अपनी कुल टैरिफ लाइनों के 77.79% पर टैरिफ उदारीकरण करेगा, जो कि ओमान से आयात के 94.81% सामान को कवर करेगा। और इसी के साथ रत्न और आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को पूर्ण शुल्क मुक्ति का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ भारत ने कृषि उत्पादों जिनमें कि डेयरी उत्पाद, चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू उत्पाद शामिल हैं, सोने और चांदी के बिस्किट, आभूषण और अन्य श्रम प्रधान उत्पाद जैसे कि जूते, खेल के सामान और कई आधार धातुओं के स्क्रैप को इस समझौते से बाहर रखा गया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझ लेंगे। व्यापार आंकड़े 2024-25 के डेटा को समझ लेते हैं। तो भारत ने 2024-25 में ओमान को $4.06 अरब का माल निर्यात किया, जो उस वित्तीय वर्ष में भारत के कुल निर्यात का 0.93% था। और भारत ने ओमान से $6.5 अरब का माल आयात किया, जो कि भारत के कुल आयात का 0.91% था। और ये 2006 में अमेरिका के साथ समझौता करने के बाद ओमान के द्वारा किसी भी देश के साथ किया गया पहला द्विपक्षीय समझौता है, और ये खाड़ी सहयोग परिषद के किसी देश के साथ भारत के द्वारा किया गया दूसरा समझौता भी है। पहला समझौता फरवरी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया था। अब भौगोलिक लाभ की बात करें तो ओमान भारत के लिए जीसीसी और पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका का प्रवेश द्वार बनेगा। साथ ही साथ यह पीएम मोदी का यह भी बयान है कि यह 21वीं सदी में भारत ओमान साझेदारी में पुनर्जीवित आस्था का प्रतीक है, और इससे व्यापार, निवेश और हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा होने की पूरी संभावना है। अब आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, 900 मिलियन people will have diabetes by 2050, strong steps needed to slow progression। और ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 3 हेल्थ से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के डायबिटीज एटलस का 11वां संस्करण आया है, यानी कि 2024 में डायबिटीज से पीड़ित लगभग 500 मिलियन लोग थे, जो कि 20 से 89 वर्ष की आयु के बीच थे, जो कि अब बढ़कर 2025 में 900 मिलियन हो गए, जो कि एक बहुत बड़ी वृद्धि को दर्शाता है। वहीं जर्नल लैंसेट डायबिटीज एंडोक्राइनल 2025 में एक लेख भी आया, जिसके अनुसार जो है ये कहा गया कि जिसमें निष्कर्ष के तौर पर ये कहा गया कि विश्व भर के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2024 में यह आंकड़ा जनसंख्या का 11.11% यानी कि लगभग 58 करोड़ वयस्कों को प्रभावित करता है। और उनके अनुमान के अनुसार 2050 तक मधुमेह जो है वो 12.96% जनसंख्या यानी कि 85 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करेगा। और आपको बता दें कि ये जो अध्ययन किया गया है, इस अध्ययन में कुल 210 देश और 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
वहीं 2024 में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि 189 मिलियन थी और शहरी क्षेत्रों में 400 मिलियन से भी अधिक थी। और ये प्रवृत्ति 2050 तक शहरी केंद्रों में 655 मिलियन के लिए भी जारी रहेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये संख्या लगभग 198 मिलियन रहने की संभावना है। वहीं मधुमेह यानी डायबिटीज के उच्चतम स्तर वाले विश्व के शीर्ष 10 देशों की सूची में है। लगभग 14.8 करोड़ मधुमेह रोगियों के साथ चीन जो है इस सूची में सबसे पहले स्थान पर है और भारत लगभग 9 करोड़ रोगियों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे और पाकिस्तान चौथे स्थान पर है। और इसी के साथ 2050 में चीन और भारत जो है ये जो पूरी तालिका है इसमें अपने शीर्ष स्थान को बनाए रखेंगे, मतलब इनकी स्थिति ऐसी ही खराब बनी रहेगी और अनुमान लगाया गया है कि पाकिस्तान तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी आंकड़े हैं इससे स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर भी नजर आती है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी आबादी जो है वो डायबिटीज से ग्रसित है। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है गवर्नमेंट टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर्स इन CAPFs to 50%। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि CAPF के ग्रुप C पदों में पूर्व अग्निवीर यानी अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो 4 साल की सेवा पूरी करने वाले सैनिक थे उनके लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 50% करने का बड़ा फैसला लिया गया है। और ये जो बदलाव है वो अग्निवीरों के पहले बैच के सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले आया है। इसी के साथ जो मंत्रालय है उसने अधिसूचना जारी की कि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF में रिक्त कांस्टेबल पदों में से 50 पद जो है वो पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। हालांकि उन्हें शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी गई है। पूर्व अग्निवीरों को अन्य नियमित उम्मीदवारों की तरह लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा और सभी जो CAPF के ग्रुप C पद हैं उनकी भर्ती नियमों में आने वाले दिनों में धीरे धीरे संशोधन किया जाएगा। और मंत्रालय के CAPF में सशस्त्र बलों की अस्थायी भर्ती के लिए 10% आरक्षण लागू करने के पहले के निर्णय से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो अब इसकी पृष्ठभूमि को भी समझ लेते हैं। नीति में महत्वपूर्ण जो बदलाव है उनको समझ लेते हैं। तो पुरानी नीति आई थी 2022 में जिसमें कि शुरुआत में 10% आरक्षण था, लेकिन 2022 में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और फिर 2024 लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना अग्निवीर। अब संशोधित नियम आए और उसमें ये कहा गया है कि जो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा जिनमें प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% रिक्तियां आरक्षित करेंगी, पूर्व सैनिकों के लिए 10% और लड़ाकू कांस्टेबल के बीच वार्षिक रिक्तियों के समायोजन के लिए 3% तक रिक्तियां आरक्षित होंगी। वहीं पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50% रिक्तियों के लिए नोडल फोर्स के द्वारा भर्ती की जाएगी और जो दूसरा चरण होगा उसमें जो शेष 47% रिक्ति है उसमें से 10% पूर्व सैनिक शामिल है। उसके लिए पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की जो है के लिए कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भर्ती की जाएगी। और इसके साथ ही पहले चरण में एक विशिष्ट श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों की रिक्तियों को भी भरा जाएगा। BSF के लड़ाकू कांस्टेबल में से कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए जो आयु मानदंड है उसको मौजूदा 30 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दिया गया है। और इसी के साथ CAPF में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, BSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल शामिल है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है इसरोज लॉन्च ऑफ US सैटेलाइट शेड्यूल ऑन December 24। और ये जो टॉपिक है आपके GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। अब इस खबर को हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जो है वो 24 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से 6500 किलोग्राम के ब्लू बर्ड संचार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल जो है उसके द्वारा विकसित संचार उपग्रह को LVM-3 M6 मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। वहीं LVM-3 M6 उपग्रह का प्रक्षेपण 24 दिसंबर 2025 को सुबह 8:54 पर होगा, भारतीय समय अनुसार होगा और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे प्रक्षेपण पैड से इसे निर्धारित किया जाएगा, इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। और पहले इस उपग्रह का प्रक्षेपण जो है 15 दिसंबर को निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। अब एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं ब्लू बर्ड 6 के बारे में।
तो इसका उद्देश्य सीधे डिवाइस पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, जिससे कि मोबाइल फोन पारंपरिक सेल टावरों पर निर्भर हुए बिना ही ब्रॉडबैंड का उपयोग कर सकेंगे। उत्पत्ति की बात कर लेते हैं तो वैश्विक मोबाइल कवरेज के लिए अमेरिका स्थित वाणिज्यिक कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। वजन है इसका 6500 किलोग्राम और इसे ISRO यानी इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए सबसे भारी उपग्रहों में से इसे एक बनाता है। इसके वजन की वजह से अब कक्षा के प्रकार की हमने बात कर ली है, तो पृथ्वी के बड़े क्षेत्रों को कुशलतापूर्वक कवर करने के लिए ये निम्न पृथ्वी कक्षा यानी LEO में संचालित होगा और इसमें अब तक के सबसे बड़े फेस्ड एरे एंटेना में से एक लगा है, जो कि लगभग 2400 वर्ग फीट क्षेत्र को कवर करता है, जिससे कि ये मानक मोबाइल फोन के साथ सीधे संवाद कर सकता है, वार्तालाप कर सकता है। और इसका महत्व ये भी है कि यह वैश्विक मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसी के साथ यह भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग और वाणिज्यिक अंतरिक्ष परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण कदम का भी प्रतिनिधित्व करता है और इससे डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद मिलती है, जिससे कि सेलुलर बुनियादी ढांचे से वंचित क्षेत्रों में भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। तो न्यूज है सेंटर प्लान्स पोर्टल टू प्रोवाइड ऑल फॉरेस्ट राइट्स सर्विसेज ऑनलाइन। तो ये खबर क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो केंद्र सरकार बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो यानी BOPS का गठन करेगी। BOPS का फुल फॉर्म है बोर्ड्स ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी का गठन करेगी, जो कि देश के बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा के लिए समर्पित एक निकाय होगा और यह नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS की तर्ज पर बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये हुई बैठक का इसमें फैसला लिया गया। उद्देश्य की बात करें तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसका उद्देश्य है बंदरगाह, जहाज और जलमार्गों की सुरक्षा निगरानी करना, सुरक्षा सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और आदान प्रदान करना। इसमें विशेष फोकस यानी कि जो मेन फोकस होगा वो साइबर सुरक्षा पर जोर होगा। बंदरगाहों की IT बुनियादी ढांचे को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए एक समर्पित विभाग होगा। आपको बता दें कि वाणिज्यिक जहाजरानी अधिनियम 2025 के जो नए प्रावधान है उसके तहत BOS को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है और महानिदेशक की अध्यक्षता में ये ब्यूरो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करेगा और जहाज और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा से संबंधित जो भी नियामक और निगरानी कार्य हैं उनके लिए जिम्मेदार होगा। अब बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ शिपिंग यानी कि BOPS की। तो इसका नेतृत्व IPS अधिकारी के द्वारा किया जाएगा और 1 वर्ष की अवधि के दौरान महानिदेशक जहाजरानी बोर्ड ऑफ शिपिंग के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। हालांकि इससे पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को समुद्री बंदरगाह सुविधाओं के लिए एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन के रूप में नामित किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी बंदरगाहों के लिए सुरक्षा आकलन करने और सुरक्षा योजना तैयार करने की थी। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर और अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे आज के अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है ब्लूबर्ड संचार उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के किस मिशन के अंतर्गत किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं A गगनयान 1, B PSLV C60, C LV-M3 M6 या D SSLV D3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आप इस प्रोग्राम की PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।